हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष अग्रवाल है। मेरा नया वीडियो कोविड इस विषय पर है। इस वक्त पेरेंट्स काफी क्वेश्चंस कोविड के बारे में जानना चाहते हैं। इसी सोच पर हमने ये वीडियो बनाया है। कोविड सभी जानते हैं एक पैंडेमिक का रूप ले चुका है और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ड्यूरिंग फर्स्ट वेव मैंने करीब 50 से 60 बच्चे कोविड पॉजिटिव देखा हूँ। उसमें ज्यादातर बच्चे 1 से 2 दिन में अच्छे हो गए थे। ड्यूरिंग सेकेंड वेव मैंने करीब 500 बच्चों को पॉजिटिव देखा हूँ और ड्यूरिंग थर्ड वेव जो सब लोगों को फियर है कि बच्चे ज्यादा इफेक्ट होंगे, इस वजह से बहुत सारे पेरेंट्स काफी क्वेश्चंस मुझे ड्यूरिंग ओपीडी पूछते हैं। तो मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि सेकेंड वेव में बच्चे क्यों ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं कंपेयर टू फर्स्ट वेव। इसके कुछ 3 कारण है। फर्स्ट वेव में जब भी एडल्ट इन्फेक्टेड हो जाते थे तो जनरली गवर्नमेंट आइसोलेशन सेंटर या ट्रीटमेंट के लिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते थे। लेकिन ड्यूरिंग सेकेंड वेव जो एडल्ट्स कम इन्फेक्टेड है, जिनको ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, वो घर में रहना पसंद कर रहे हैं। बट ड्यूरिंग होम आइसोलेशन उनके गलती से घर के बाकी के मेंबर्स और बच्चे इन्फेक्ट हो जा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपके घर में पॉसिबल नहीं है होम आइसोलेशन तो आपने क्या करना चाहिए? आप गवर्नमेंट के आइसोलेशन सेंटर में जाके रुकना चाहिए। इसके लिए आपको क्या है, घर में सबसे जरूरी है कि आपके घर में एक अटैच संडास बाथरूम है और आपका खुद का टोटल कंट्रोल हो, जिसकी वजह से आप किसी घर के दूसरे मेंबर को या बच्चों को इन्फेक्ट ना कर सके। दूसरा कारण ये है कि हम काफी इस वक्त ढिलाई बरत रहे हैं। जैसे बच्चे इस वक्त बाहर खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं और सोशल गैदरिंग जैसे शादियों में भी जा रहे हैं। इस वजह से बच्चे एक्सपोज होने की वजह से इन्फेक्टेड ज्यादा हो रहे हैं। तो रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है? जब तक बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिलता तब तक हमें प्रिवेंशन का मेथड्स कंटिन्यू करना चाहिए। पर्टिकुलरली 2 साल के नीचे के बच्चों में कोरोना इन्फेक्शन घातक हो सकता है। ऐसे केसेस हमने आप देखना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा अगर घर में किसी भी इंसान को बुखार या सर्दी खांसी होती है, जब तक उसका डायग्नोसिस क्लियर कट नहीं होता है तब तक उसने अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। पर्टिकुलरली बच्चों से उन्हें दूर रहना चाहिए। तीसरा कारण है कि जो नया म्यूटेशंस आ रहे हैं, जो नए वेरिएंट आ रहे हैं कोरोना वायरस के, वो काफी ज्यादा इन्फेक्शियस है। तो रोल ऑफ पेरेंट्स क्या है? जब तक बीमारी कंट्रोल में नहीं आती या सभी बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं होते तब तक हमें प्रिवेंशन की जो प्रिकॉशंस है हमें कंटिन्यू करना चाहिए। इस विषय पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हूं। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोना इन्फेक्शन आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स का इस वक्त डर है कि इस बार अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स दिख रहे हैं। यस, डेफिनेटली दिख रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में कॉमन सिम्टम्स जैसे बुखार, सर्दी या खांसी यही दिख रहे हैं। लेकिन इस बार बुखार 2 दिन से ज्यादा चल रहा है और सिम्टम्स 5 से 10 दिन तक भी हमें देखने में मिल रहा है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे मैंने शायद 500 से ज्यादा बच्चे देखा हूँ, सिर्फ 2 बच्चों को मुझे एडमिट करने की जरूरत पड़ी है। कुछ केसेस में हमने ऐसा देखा है कि बच्चे को बुखार तो है, वीकनेस तो है, लेकिन सर्दी खांसी नहीं है। लेकिन 2 से 3 दिन बाद जब कोई प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होता है तो हम कोविड टेस्ट कर रहे हैं तो कुछ बच्चों में कोविड पॉजिटिव ऐसे केसेस दिख रहे हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों में संडास, उल्टी, एब्डोमिनल पेन ऐसे सिम्टम्स के साथ भी कोविड पॉजिटिव बच्चे हमें दिख रहे हैं। तो डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? सिर्फ कोरोना इन्फेक्शन में नहीं, हर प्रकार के इन्फेक्शन में मैं कहना चाहूंगा अगर आपके बच्चे को बुखार आती है तो आपको डे 1 पे मिलना चाहिए। इसका बहुत ज्यादा फायदा है। मैं मेरे अनुभव से कह सकता हूँ, जो पेरेंट्स बुखार के पहले दिन हमारे पास आते हैं वो 100 रुपए खर्चा करते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो पेरेंट्स तीसरे चौथे दिन आते वो 500 रुपए खर्चा करते और जो पेरेंट्स 5 दिन के बाद हमारे पास आते वो करीब 1000 रुपए खर्चा करते। साथ में बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। बाकी के सिम्टम्स जैसे सर्दी, खांसी, वीकनेस है लेकिन बुखार नहीं है तो आप डे 2 या डे 3 पे आप डॉक्टर से डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। अगर डे 1 पे करना नहीं चाहते तो हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन एट होम। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उसके बाद जो भी वो ट्रीटमेंट आपको लिख के देता है आपको उसको फॉलो करना चाहिए। और होम क्वारंटाइन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। इस विषय पे मैंने ऑलरेडी होम क्वारंटाइन पे इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड किया हूँ, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को रखना किसके साथ है? अगर घर में और कोई मेंबर पॉजिटिव है तो आप उसके साथ उसको रख सकते हैं। अगर सिर्फ बच्चा पॉजिटिव है तो करना क्या है? अगर बच्चा बड़ा है, समझदार है और अकेला रह सकता है तो उसको प्रेरित कीजिए कि वो अकेला रहे। लेकिन पॉसिबल नहीं है, जैसे बच्चे कुछ छोटे हैं या बहुत छोटे, तब क्या करना चाहिए? तब मैं यहाँ कहना चाहूंगा घर का जो सबसे फिटेस्ट पर्सन है
जिसकी हेल्थ सबसे अच्छी है, जिसको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, ऐसे ऐसे आदमी के साथ, ऐसे केयर टेकर के साथ आपको बच्चे को रखना चाहिए। When to consult डॉक्टर अगेन, अगर 2 दिन में बच्चों का बुखार नहीं कम होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बाकी के सिम्टम्स अगर 5 दिन में नहीं कम होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करना चाहिए, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे सेकेंड वेव में देखा हूँ कि जैसे कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आती, पेरेंट्स हमारे पास आने के पहले सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट करा लेते और हमारे पास बाद में आते। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जनरली बच्चों में, इवन अडल्ट्स में इन्वेस्टिगेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। जब तक डॉक्टर आपको एडवाइस नहीं करता है आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। और इनफैक्ट मैं कहना चाहूंगा कि आप डॉक्टर को प्रेशराइज करते कि प्लीज इन्वेस्टिगेशन कीजिए, ऐसा आपने नहीं करना चाहिए। जब तक डॉक्टर को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है तब तक आपने अवॉइड करना चाहिए। और सीटी स्कैन का सवाल है, बच्चों में सीटी स्कैन मैंने अभी तक सिर्फ 3 बच्चों में किया हूँ और उसमें से एक ही बच्चों में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बाकी के दोनों में नेगेटिव आई है। तो जहां तक सीटी स्कैन का सवाल है, बच्चों में इसकी जरूरत ज्यादा नहीं है। तो डेंजरस सिम्टम्स और साइन क्या है, ये मैं खुद की तरफ से बनाया हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बुखार की दवा देने के बाद भी बुखार नहीं उतर रही है और कंटिन्यू बुखार है तो आपको डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। अगर बच्चा सुस्त हो गया है, जैसे खाना नहीं खा रहा है, एक्टिविटी कम है, पेशाब कम कर रहा है, तो आपको डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। अगर बच्चा इरिटेबल है, बुखार उतरने के बाद भी इरिटेबल है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट, जो उसकी सांस की गति है, वो ज्यादा है, तो हमें देखना कैसा है, 1 मिनट तक घड़ी लगा के आपने बच्चे की जो सांस है, जो छाती ऊपर नीचे हो रही है, आपको उसको काउंट करना है। अगर 2 महीने के नीचे का बच्चा है 60 के ऊपर डेंजरस है, 2 महीने से 1 साल के लिए 50 के ऊपर डेंजरस है, 1 साल से 5 साल के लिए 40 के ऊपर डेंजरस है, और मोर देन 5 इयर्स 30 के ऊपर अगर रेस्पिरेटरी रेट है तो वो डेंजरस है और आपको डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का ऑक्सीजन लेवल अगर 95 के नीचे जाता है तो आप डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट कीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि हमें होम क्वारंटाइन बच्चों को आइसोलेट कब तक रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे मानते नहीं है, बच्चे बाहर आना चाहते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि 10 दिन तक गवर्नमेंट के रूल से आपको आइसोलेट करना चाहिए। टू बी ऑन सेफर साइड, अगर इम्पॉसिबल तो 40 डेज तक बच्चों को होम आइसोलेशन में या रूम आइसोलेशन में आपको रखना चाहिए। तो रूम आइसोलेट करने के बाद वो रूम हमें वापस कब यूज करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा इम्पॉसिबल, अगर आपका घर बड़ा है तो 5 दिन तक उस रूम को लॉक कीजिए और 5 डेज के बाद उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद यूज कीजिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आपको यूज करने के पहले अच्छे से क्लीन करना है। उसको क्लीन कैसा करना है, मेरा जो वीडियो है पोस्ट कोविड केयर, आप उस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें पूरे गाइडलाइंस दिए गए, आप उसको फॉलो कीजिए और उनको उस तरह से क्लीन करने के बाद वो रूम को आप यूज कर सकते हैं। पोस्ट कोविड प्रॉब्लम भी बहुत सारे बच्चों में देखे जाते हैं, पर्टिकुलरली कुछ बच्चों में काफी वीकनेस होता है, कुछ बच्चों में खांसी काफी दिन तक चल सकती है और कुछ बच्चों में हमें एंजाइटी के भी प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके बच्चे में हैं तो आपको इमीडिएटली वापस से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और जब तक बच्चा अच्छे से नॉर्मल नहीं हो जाता है आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन इस तरह के कि जो थर्ड वेव आने वाली है या नहीं है, अगर आने वाली है तो उसमें बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड होने वाले हैं या नहीं है। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा इस बारे में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जहां तक फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव का सवाल है, डेफिनेटली सेकेंड वेव में बच्चे ज्यादा इन्फेक्टेड हुए, जो ऑलरेडी हमने चर्चा की, लेकिन वो बच्चों के लिए हैजार्डस नहीं थी, किसी भी बच्चे की जान नहीं गई। तो थर्ड वेव में क्या होने वाला है मैं यहाँ नहीं कह सकता हूँ क्या होने वाला है, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर कोई नया म्यूटेशन आता है तो शायद वो बच्चों के लिए हैजार्डस हो सकता है, लेकिन अभी के इस वक्त के जो वायरस है वो डेफिनेटली हैजार्डस नहीं है। अगर नए म्यूटेशन भी ऐसे हैजार्डस नहीं रहेंगे तो शायद हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बहुत सारे मदर्स पूछते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा अगर बच्चा और मदर दोनों पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। अगर बच्चा पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर मदर पॉजिटिव और बच्चा नेगेटिव है तो मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूंगा कि 14 डेज तक बच्चे को किसी दूसरे केयर टेकर के पास दीजिए और डॉक्टर से लिखाकर, जो भी डॉक्टर आपको दूध लिख के देता है उस प्रकार का दूध आप अपने बच्चे को दीजिए और 14 डेज बाद मदर वापस से बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है अगर वो वापस से नॉर्मल हो चुकी है।
तो कोविड वैक्सीन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। यस, कोविड वैक्सीन बच्चों में मिलने वाली है, इस वक्त इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि फाइजर कंपनी की वैक्सीन यूएसए और कनाडा में ऑलरेडी बच्चों को देना शुरू कर चुके हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन के ट्रायल्स इंडिया में ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर या अक्टूबर तक बच्चों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि जब तक कोविड इन्फेक्ट वैक्सीन नहीं मिलती है तो बाकी की वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा डेफिनेटली जो भी आपकी रूटीन वैक्सीनेशन है आपको कंटिन्यू करना चाहिए। अगर पिछले 1-1.25 साल में आपने वैक्सीनेशन को रुका के रखा है तो वापस से आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए और सभी प्रकार के वैक्सीन को वापस से आपने लेना चाहिए एज पर योर डॉक्टर कंसल्टेशन। जहां तक बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसा विचार होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट वैक्सीन जरूरी है, मैं यहाँ कहना चाहूंगा नहीं, सभी प्रकार के वैक्सीन जरूरी है। जितने आप वैक्सीनेशन में खर्चा करते हैं उतना ही आप बीमारियों से बच सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है कि अगर स्कूल चालू होते हैं, सभी कुछ अच्छा है, तो हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए। अगर बच्चा 12 साल के नीचे है तो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा जब तक सभी बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं मिलता है तब तक स्कूल अवॉइड करना चाहिए। 12 साल के ऊपर के बच्चों में कुछ बच्चों को आप भेज सकते हैं, पर्टिकुलरली जो IIT या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे बच्चों को आप स्कूल भेज सकते हैं। कुछ बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से माइग्रेन हेडेक के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी आप स्कूल भेज सकते हैं। लेकिन स्कूल भेजते तक आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया हूँ। स्कूल भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, अगर भेजते तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना है आपको वो देखना है और उसको गाइडलाइंस को फॉलो करना है। आई होप मैंने अभी सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश किया हूं। अगर आप और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो सामने दिया गए व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको डेफिनेटली जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।